नमस्कार। आप देख रहे हैं बिंद क्रांति न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हालात और देश के 3 राज्यों में होने वाले चुनावों पर अपनी राय रखते हुए कहा कि देश की राजनीति आज कई बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने बताया कि वैश्विक तनाव का असर भारत की आंतरिक राजनीति और चुनावी माहौल पर भी साफ दिखाई देता है। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे मात्र 25 वर्ष की आयु में विधायक बने थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने का अवसर भी प्राप्त किया, जहां उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। राजेंद्र मिश्र ने कहा कि आज के चुनाव पहले की तुलना में अधिक रणनीतिक और संसाधन आधारित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं की राजनीति में भागीदारी को जरूरी बताते हुए कहा कि नए नेतृत्व में उन्हें आगे आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये युद्ध समाप्ति की ओर है या समाप्त हो गया है। मुझे स्मरण आता है, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए थे। उन्होंने महाभारत पर और कर्ण पर एक किताब लिखी है। कृष्ण भगवान जब 5 गांव भी नहीं दिला पाए दुर्योधन की जिद पर, तो उन्होंने वो रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि कर्ण किसका पुत्र है। उस पर रश्मरथी में दिनकर जी ने लिखा है कि कर्ण ने यह जानते हुए भी कि वो कुंती पुत्र है, कृष्ण के कहने पर वो तैयार नहीं हुआ उस पक्ष में जाने के लिए। तो जो एक वाक्य लिखा है वो इस युद्ध पर चरितार्थ होता है। कर्ण ने कहा कि आप जैसा जनार्दन कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन यह मात्र संगर दुर्योधन का है। सच पूछो तो यह रण पार्थ और कर्ण का है। ये लड़ाई जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, मेरी नजर में यह लड़ाई तो अमेरिका और चीन के मध्य थी। और एक तरफ से अमेरिका का जो सहयोगी कह लीजिए या उसके इशारे पर कह लीजिए इजराइल था, तो ईरान थोड़ा उससे अधिक ताकतवर है और बहुत अच्छे से वो लड़ा। दुनिया को एक मैसेज भी गया है, जिस सीज फायर की आप चर्चा कर रहे हैं, एक मैसेज भी ये गया कि उसकी जो 10 शर्तें थी वो मान ली गई। लेकिन उस सीज फायर की अब जो स्थितियां 4-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बाद बन करके आ रही हैं, उसमें वो स्थितियां फिर से निर्मित हो रही हैं। एक तरफ इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ कुवैत में और दूसरी जगहों पर भी बमबारी हुई है। तो ये पूरे जो दृष्टांत का जिसका जिक्र आपने किया, इसका अंत कैसा और क्या होगा ये परमात्मा के सिवाय कोई नहीं जानता है। ट्रंप कब कौन सी बात को कह जाएं और कब फिर उससे मुकर जाएं, ये सारी दुनिया देख रही है। इस सीज फायर की स्थिति क्या बनेगी? एक तरफ तो ट्रंप की यह स्थिति है कि सीज फायर के 10 शर्तों को उन्होंने मान लिया है। एक तरफ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में ये लिख करके भेज रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसको पुनर्निर्माण करना चाहिए, अमेरिका भी उसमें सहयोग करेगा। और दूसरी तरफ उनका सहयोगी इजराइल कह रहा है कि लेबनान के विषय में तो हमने कोई जिक्र किया नहीं, ना मेरा कोई समझौता हुआ है। हुमोर्च पर जहां का तेल के भंडार का प्रश्न है, वो एक तरफ अमेरिका कहता है कि उस पर हमारा कोई दावा करने का वो नहीं रहेगा। चर्चा में शर्त में जो पाकिस्तान में बैठक होनी है 10 तारीख को, तो एक तरफ वो बातचीत आती है और दूसरी तरफ इन्हीं सारे बिंदुओं पर कहीं न कहीं से लोगों के मन में संदेह बराबर बना हुआ है। इसलिए यह युद्ध किस रूप में और कैसे जाएगा, इतना जरूर प्रमाणित हुआ है कि अमेरिका की जो दादागिरी थी दुनिया में बहुत वर्षों से, उस दादागिरी को क्षति हुई है। और क्षति उसको और किसी से नहीं, अमेरिका को स्वयं को जो अंदाजा था वो क्षति उसको चाइना से लगातार लग रही थी। अमेरिका कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर हर तरह से ये कोशिश कर रहा था कि चाइना को उभारा जाए, लेकिन चाइना जो उसका स्वभाव है, जो उसका तरीका है, एक मजबूत देश के रूप में उसने अपनी ख्याति जो अर्जित किया है, उसने इस लड़ाई में भी जो ईरान की आज स्थिति दिखाई पड़ रही है, खास करके जमीनी युद्ध में, वो जो अमेरिका
साहस नहीं जुटा पा रहा है, उसके पीछे हमारी मान्यता आज भी यह है कि वो चाइना की ताकत है और रशिया की वो ताकत है। एक तरीके से कहाँ किस जगह पर क्या मार करनी है उसका सारा ज्योग्राफिकल जो ज्ञान है, जानकारी है, वो जहाँ रशिया उपलब्ध कराता है, तो मिसाइल को कैसे नष्ट करना है, अमेरिका के जितनी बमबारी हो रही है, F-35 जिसको सोचा ही नहीं जा सकता था कि जिसका नुकसान किया जा सकता है, उसे भी चाइना ने इस तरीके से हथियारों का प्रयोग करके ईरान को दिया, सारी चीजों को, कि आज दुनिया हतप्रभ है कि ईरान आखिर इतने जिसके युद्ध के प्रारंभ में ही उनका सरगना, उनका जो सबसे बड़ा व्यक्ति जो उनके बीच के थे वो नहीं रहे, उनकी पूरी टीम को समाप्त अमेरिका ने किया। मुझे लगता है कि ये सारा खेल जो बना है वो ईरान की दृढ़ इच्छा शक्ति, वहां के लोगों का, जो 2 दिन पहले की खबर आ रही थी कि परमाणु छोड़ने की तैयारी, परमाणु बम चलाने की तैयारी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दिया था, और जिस तरीके से ईरान की जनता परमाणु के उनके जहां तमाम चीजें रखी हुई थी, वहां जिस तरीके से उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया, उससे समूचा दुनिया देख करके हतप्रभ है और अमेरिका भी हतप्रभ है। मेरा मानना है कि यह युद्ध टेबल पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं पर बातचीत तो होगी, लेकिन उसके परिणाम और उसकी परिस्थितियां क्या होंगी यह आने वाला समय निश्चित रूप से बताएगा। एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूं कि इस पूरे एपिसोड में जब दुनिया एक तरीके से आंदोलित है, युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, एक ऐसा अदना सा देश पाकिस्तान और उसके जो मुखिया हैं उनका और उनका जो हेड है मिलिट्री का मुनीर, उसके जिस तरीके से स्टेटस को चाइना ने आगे चल करके बढ़ाया है और जिस तरीके की उनके देश में बैठक हो रही है, कई बार इस देश का नागरिक होने के नाते मेरे मन में लगता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारा विश्वगुरु की जो एक कल्पना बनाए बैठे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वो विश्वगुरु आजकल कहाँ हैं, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे समय पर जो लोग कहीं ना कहीं अपने को अवतरित करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उस एरिना में उनके महत्वपूर्ण भागीदारी की बात और चर्चा होती है, वही आगे चल करके मुझे लगता है कि इन सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये भी हमारे मन में एक भाव सामान्य नागरिक होने के नाते निश्चित रूप से जन्मता है। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये तो समय ही बताएगा। और मैं, जैसा आपने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है, मेरा भी मानना है कि युद्ध तो कैसे और किस तरीके से नए तरीके से प्रारंभ किया जाए, उसके लिए ये एक इंटरवेल है, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। ये युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण देश में भी कई तरह की समस्याएं आई, लोग प्रभावित हुए, चाहे गैस की समस्या रही हो, पेट्रोल के लोगों को लाइन में लगना पड़ा। कई शायद दहशत के लोग थे कि कहीं ऐसी स्थिति न निर्मित हो जाए कि हम माने गैस न मिले और पेट्रोल न मिले, डीजल न मिले, इसके लिए लोग लाइन में लगे। अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव भी होना है, अभी हुआ है। तो इस चुनाव में चूंकि देश के लोग प्रभावित भी हुए, तो किस नजरिए से देखते हैं आप कि इसमें किस तरह के परिणाम आ सकते हैं, देश की जनता क्या परिणाम दे सकती है? देखिए, जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं उनमें एक है केरल, दूसरा है आसाम और तीसरा है पांडुचेरी। आज ही चुनाव उनके हो चुके। जब हमारी आपकी चर्चा हो रही है, उन पोलिंग्स में जिनमें 5 बजे के भीतर लोग ज्यादा से ज्यादा आ गए होंगे, वोट न डाल पाए होंगे, तो वहीं पोलिंग हो रही हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी जगहों पर तो 5 बजे और 6 बजे तक वोटिंग पूरी हो चुकी होगी। परिणाम 4 मई को आएगा। जो बात आप कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारी बातों का मन में एक संदेह भी होता है और मन में लोगों को लगता भी है कि ये आवश्यकता हमारी इसकी पूर्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। युद्ध के शुरुआत में ही ये लगा था कि गैस की किल्लत हमको होगी, युद्ध के प्रारंभ में भी लगा था
कि पेट्रोल और डीजल की हमको समस्या होगी, हुई भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि युद्ध जो लंबा खींचने की तरफ जा रहा था, ये जो युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर की स्थिति जो बनी है, उसके चलते थोड़ी सी राहत मिली है। आपने देखा होगा कि इसीलिए जो शेयर बाजार है वो भी थोड़ा सा अपग्रेडेड हुआ है। जहां तक इन राज्यों के परिणामों की बात आपने कही है, मुझे जो मन में लगता है कि केरल एक ऐसा राज्य है कि जिसमें कांग्रेस की लड़ाई हमारी कम्युनिस्ट से रहती है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुकाबले में रहता ही नहीं है। तो इसलिए केरल में हमारी सरकार बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। आसाम में हमारी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ है, और जिस तरीके से भाजपा सारे ऐसे परिस्थितियों को निर्माण करके उस लड़ाई को जीतना चाहता है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से तरुण गोगोई के नेतृत्व में बाकी के वहां नेताओं से मिल करके तमाम सारे कामों को, राहुल गांधी और विशेष करके इस बीच में तो वो 1-2 दिन से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी पर जो विश्व शर्मा ने कमेंट किया है, उस कमेंट को लेकर के वहां का व्यक्ति जन आंदोलित है। दलित वर्ग से आने वाला 50-60 वर्षों से जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, उसके विषय में प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है खड़गे, वाट खड़गे। तो इस तरीके की भाषा का जो वो प्रयोग इतने सीनियर आदमी के लिए कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि वोट पढ़ते पढ़ते तक निश्चित रूप से उसका असर होगा। एक दूसरी बात जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है, आरोप लगाना राजनीति में सामान्य बात होती है, हमको कोई बात कहनी है हम कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके आरोप की बिना जांच किए हुए उनके घर में दिल्ली में पुलिस भेज देना, उनको गिरफ्तार करने का पूरी रचना करना, आज भी पुलिस उनके पीछे बराबर लगी हुई है, इन तमाम सारी बातों को देख करके लगता है कि वहां की सरकार, चाहे वो प्रदेश में भाजपा की आसाम में सरकार हो और चाहे देश में मोदी जी की सरकार हो, ये दिखने लगा है कि वो जोर जबरदस्ती के ऊपर अपने ताकत के बूते पर पुलिस का, एक तरफ भाई आसाम की पुलिस जो है आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये पुलिस है कि जो इस उनके इशारा करने पर, विश्व शर्मा के इशारा करने पर आज भी दिल्ली में उनको 1-2 दिन पहले गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई, पीछे पीछे उनके लगी हुई। तो ये फेयर इलेक्शन का खाली स्वांग रचा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, हाई कोर्ट में लोग गए, सर को लेकर के जो एक तमाशा बना हुआ है उस पर कितनी बहसें और बातचीत चल रही हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रख करके 4 मई के जब परिणाम आएगा तभी समझ में आएगा। लेकिन जहां तक हमारे कांग्रेस पक्ष का सवाल है, हमारी सीधी लड़ाई भाजपा की वहीं हो रही है आसाम में, और हम सब आश्वासित हैं कि निश्चित रूप से वहां हमारी विजय होगी। पांडुचेरी एक बहुत छोटा सा राज्य है और मुझे लगता है कि वहां भी इस बार अभी जो सरकार थी वो भाजपा की थी, एंटी इनकम्बेंसी वहां भी मौजूद है, इसलिए कांग्रेस नीति जो लोग लड़ रहे हैं उनके सरकार बनाने की परिस्थितियां वहां भी दिखाई पड़ती हैं। मैं जो देख पाता हूं 4 मई को ही परिणाम सामने आएगा, लेकिन इन 3 राज्यों के विषय में मेरा यह अध्ययन कहता है। जी, क्या नाम है आपका और कांग्रेस पार्टी में किस पद पर आप हैं? मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं और प्रदेश का पहले मैं 27 वर्ष तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, और कांग्रेस पार्टी जिन कामों को जहां देती है काम, वहां अपने काम में लगे रहते हैं, करते रहते हैं।